दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग पांडे। इस समय हम लोग लगातार मिल्कीपुर में जमीनी कवरेज कर रहे थे और मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो रहा था और माननीय सांसद अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद से मिल्कीपुर की सीट जो खाली हुई थी उस पर उपचुनाव हो रहा था। तो हम लोग लगातार जानने का प्रयास कर रहे थे कि मिल्कीपुर में लोग किसे अपना विधायक चुन रहे हैं और किस मुद्दे पर चुन रहे हैं। तो इस टाइम हम लोग पहुँचे हैं बाबू मित्रसेन यादव जी के बड़े पुत्र अरविंद सेन जी के यहाँ, जो कि पूर्व डीआईजी भी थे, और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मिल्कीपुर का समीकरण क्या है और लोग किसे अपना विधायक चुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके श्रोताओं को भी। तो सर, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मिल्कीपुर का चुनाव किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, मैं बताया है सबको, बताया ये कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये एक विशिष्ट चुनाव है। उत्तर प्रदेश का अकेला उपचुनाव है। इसमें ढेर सारी ताकतें, ढेर सारी राजनीतिक हिकमत अमली और ढेर सारे पैतरे, राजनीतिक पैतरे, जातीय पैतरे, सामाजिक पैतरे, सत्ता के पैतरे और अर्थ के पैतरे सब इस्तेमाल होने जा रहे हैं। ये चुनाव अगर इन सब परिवेश में उठा करके आप देखोगे तो बहुत ही एक जिन्यून चुनाव, एक निरपेक्ष चुनाव और एक ये कह सकते हो कि बहुत सादगी से एक नॉर्मल कोर्स में हुआ चुनाव नहीं है। ये चुनाव ढेर सारी ताकतों से प्रभावित होने जा रहा है, जिनके चलते चुनाव का परिणाम भी प्रभावित होगा। मिल्कीपुर की जनता इस टाइम किस मुद्दे पे अपना विधायक चुन रही है? देखिए, मुद्दा किसी के पास कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। बेरोजगारी हो सकती है, कहने के लिए तो आप मुद्दे को लेकर के आवारा पशु का मुद्दा ले सकते हो, और ढेर सारे मुद्दे हैं। आर्थिक जो विसंगतियां हैं उनके सापेक्ष, जो महंगाई है उनके सापेक्ष मुद्दे ढेर सारे हैं। लेकिन जो वोटर्स का पैटर्न है, वोटिंग का जो पैटर्न है, जो पद्धति है, वो किसी भी दशा में क्या कहते हैं उसके सापेक्ष नहीं जा रही है, मुद्दों के सापेक्ष नहीं जा रही। जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ और अपने निहित स्वार्थ के तले सिमटा हुआ जो वोटर है उसी के सापेक्ष वोट करने जा रहा है। पार्टी और जात विशेष के लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है, और ये आप समझ लो कि जो सिग्नल है जो वो सीधा सा है कि हर पार्टी का वोटर जातिवार उसमें बटा हुआ है। निशान के सापेक्ष लोग वोट दे रहे हैं, मुखिया के सापेक्ष लोग वोट दे रहे हैं। उनके कोई स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो बहुत प्रभावी नहीं है, न प्रदेशीय स्तर के, न देश स्तर के, न अपने हित के स्तर के, वो सब मुद्दे प्रभावित ये नहीं है। अगर आप किसी जात में जाओगे वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा काम नहीं आएगा, लेकिन दूसरी जात विपक्ष में जाओगे तो वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा आपको बताया जाएगा। लेकिन वोट वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जात के आधार पर वोट दे रहे हैं। लिहाजा जातीय समीकरणों में आज का क्या कहते हैं मतदाता सिमट चुका है, और पार्टी के सापेक्ष वो वोट करता है, पार्टी के हित में वो वोट करता है, जात के हित में वोट करता है। लिहाजा इन परिस्थितियों में आप ये नहीं कह सकते कि मुद्दे प्रभावी होंगे। मुद्दे नहीं प्रभावी होंगे, जातीय समीकरण और क्या कहते हैं स्थानीय जो नेताओं का प्रभाव है और वो प्रभावी होगा। जैसा कि आपने बोला कि ये चुनाव जातीय मुद्दों पे हो रहा है, लोग जात को सपोर्ट कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एससी जात के, एससी कास्ट के लोग हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं, फिर यादव समाज के लोग हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? एससी समाज किस तरफ जा रहा है इस बार? देखिए, एससी समाज चौराहे पे खड़ा है और उसको ओवरविन करने के लिए तो परसेंटेज में ही हो सकता है बहुतायत किसी पार्टी के साथ जा रहा हो, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है वो चौराहे पे खड़ा है। तो निश्चित रूप से, और उनमें भी विभेदीकरण है, वर्गीकरण है। उनमें विभेदीकरण ये है कि कोरी समाज अलग अपने को सोच रहा है, पासी समाज अलग सोच रहा है, खटिक अलग सोच रहा है, चमार अलग सोच रहा है, धोबी अलग सोच रहा है। ये खंडों में जो विखंडित होकर करके अनुसूचित जाति का वोटर है, ये कहीं ना कहीं प्रभावी होगा, और जिसके सापेक्ष ही जाएगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़त पाएगा। लेकिन जो टूटन है, वो समाजवादी, इनका जो विघटन है, जो इनके बीच में विखंडन हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। यहाँ पे एससी समाज के बाद अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के वोट लगभग 60 से 70 हजार वोट है, और ब्राह्मण समाज को साधने के लिए, चाहे में देखा जाए, दोनों पार्टियां ब्राह्मण समाज को साधने के लिए अपने पूरे जोर तोड़ से नेताओं को लगाई, चाहे वो खब्बू तिवारी हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, या सपा की तरफ से पवन पांडे हो, माता प्रसाद पांडे जी हो। तो ब्राह्मण समाज का वोट आप किस साइड से देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण बहुत सजग मतदाता है और ये अपना हित और सत्ता के करीबी को ज्यादा तवज्जो देता है।
ये प्रशासनिक हित चाहता है, अपना अपना विकास चाहता है, अपना राजनीतिक विकास चाहता है, अपना प्रशासनिक विकास चाहता है, अपना व्यवसायिक विकास चाहता है, और सत्ता के साथ शिरकत करके ये अपने को सत्ता नशीन हमेशा बनाए रखना चाहता है। लिहाजा ये निश्चित रूप से सत्ता के सापेक्ष इनका वोट जाता है। स्तर के जो नेताओं हैं उनको तवज्जो के लिए, उनको ये कहते हैं राजनीतिक स्वरूप हो सकता है इसका, लेकिन इनका जो मतदाता है वो सजग है और निश्चित रूप से वो चयन करता है जो इनके जातीय हित में होता है, जो इनके प्रशासनिक हित में होता है, जो इनके स्वार्थ के तले होता है, जो जिससे इनका विकास जिसमें निहित होता है उसमें ये उसके सापेक्ष वोट करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस टाइम ब्राह्मणों को साधने के लिए फैजाबाद के दो बड़े नेता खब्बू तिवारी भाजपा की तरफ से, सपा की तरफ से पवन पांडे लगे हुए हैं जमीनी स्तर पे। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन नेता ज्यादा प्रभाव छोड़ सकता है ब्राह्मण वोटर पे? देखिए, निश्चित रूप से सत्ता की करीबी को अगर आप देखोगे और सर्वमान्य नेता के रूप में ब्राह्मणों के अगुआ के रूप में अगर किसी को पाओगे, तो जो सबसे बहुतायत से संख्या है ब्राह्मण समाज की, वो खब्बू जी को तवज्जो देती है, उनके साथ जुड़ी हुई है और मतलब नज़दीक के नेता है, और ब्राह्मण समाज उनको अपना नेता मानता है। धनराज निषाद साहब सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करने खब्बू तिवारी जी के यहाँ आए, और कमोबेश हो सकता है कि मिल्कीपुर में भी अगर इस समाज ने भरपूर सहयोग किया तो वो श्रेय खब्बू तिवारी के सापेक्ष जाएगा, और हो सकता है चंद्रभान पासवान जी अगर जीते तो वो धन्यवाद ज्ञापित करने खब्बू तिवारी को निश्चित रूप से। जैसा कि आपने बोला कि अगर जीते तो अभी जब स्टार्टिंग में खब्बू तिवारी की फोटो पोस्टर से गायब हो गई थी, तो उनका मत इसी बात से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मिलने गए और उसके बाद लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, और 2 दिन में जो पोस्टर था उसको एडिट करके खब्बू तिवारी की फोटो अलग से लगा दी गई थी। ठीक है, ये एक इसी तरह का प्रकरण और इसी तरह की स्थिति कटेरी में भी पैदा हुई थी। अच्छा। कटेरी में ब्राह्मण समाज के लोग टिकट चाहते थे, उनका जब टिकट काटा गया तो ब्राह्मण समाज में असंतोष हुआ। उस असंतोष के शमन के लिए, शांति के लिए खब्बू तिवारी जी वहाँ गए, और उन्होंने उनके आक्रोश को, उनके क्या कहते हैं उसको जो असंतोष था उसको उन्होंने उसका शमन किया, और लोग एकजुट होकर के सब भाजपा के सापेक्ष गए और धर्मराज जी की जीत सुनिश्चित हुई। आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी इस टाइम सपा का या भाजपा का किसके वोटर को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? आजाद समाज पार्टी के लोग, उनका एक संगठन है जो गांव-गांव फैल चुका है, लेकिन वो वोट के रूप में तरमीम हो पाएगा इसमें मुझे संदेह है। अच्छा। लिहाजा अनुसूचित तबके का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो क्या कहते हैं कि नहीं प्रभावों के तले, वो आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है, वो जातीय प्रभाव भी हो सकता है, जातीय नेताओं का प्रभाव हो सकता है, स्वार्थ के तले हो सकता है, तो उसमें प्रभावित होने जा रहा है। और अगर कोई एक सम्मानजनक स्कोर आज़ाद पार्टी द्वारा से वो किया जाएगा, मतलब प्राप्त किया जाएगा एक सम्मानजनक स्कोर, अगर वो स्कोर हासिल कर लेते हैं तो उनकी स्थापना निश्चित रूप से मिल्कीपुर क्षेत्र में होगी। लेकिन अगर एक मानक के अनुरूप एक जो क्या कहते हैं सम्मानजनक स्कोर है वो नहीं पाए तो इसे आज़ाद पार्टी हो सकता है यहाँ से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे। राज्य सरकार में जो काम चल रहा है उस काम के क्षेत्र में भाजपा किस चीज़ में सुधार करे कि भाजपा अगर और मजबूत होना चाहती है? तो अगर आप ये तो वो नीतिगत प्रश्न है और ये राजनीतिक प्रश्न है, पार्टी सापेक्ष है, तो उसमें हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, बेरोजगारी का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो सामाजिक वितंडाबाद और गरीबी और अमीरी का है, महंगाई का मुद्दा है, ये मुद्दे नौकरियों को जाने का, हुए सरकारी नौकरियों के ख़त्म होने का मुद्दा है, वो मुद्दे बहुत ऊंचे स्तर पर तय होंगे। हमारे कहने से नहीं तय होंगे, वो तो बैठ करके वो आपसी विचार विमर्श करते हैं, वहाँ उनकी कैबिनेट बैठती है, उनके बुद्धिजीवी तबके के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग बैठते हैं, उसमें एक रायशुमारी होती है, उसके सापेक्ष नीतियाँ तय होती है, तो उसमें बहुत कुछ राय नहीं दी जा सकती है। आप अयोध्या में माननीय बाबूजी के बाद ऐसे कौन से नेता को देख रहे हैं जो अगर पार्टी बदले तो वोटर्स ना बदले, उनके साथ पूरा यादव हो, चाहे एससी हो, चाहे ब्राह्मण हो, बाबूजी के साथ सभी समाज के लोग उनके साथ रहते थे, चाहे वो जिस पार्टी में जाते थे? तो आप बाबूजी के बाद ऐसे कौन से नेता को अयोध्या में देख रहे हैं कि उनके साथ पूरा समाज जा रहा है? ऐसा कोई नेता नहीं है,
मैं आपको नजीर देता हूँ। फैजाबाद का महापौर उपाध्याय जी पहले बार टिकट लेके आए तो वो महापौर हुए। उसके बाद गिरीशपति त्रिपाठी जी आए, वो हो गए। मिल्कीपुर में गोरखनाथ जी टिकट लेकर के आए, विधायक बने। उसके बाद अब क्या कहते हैं चंद्रभानु जी टिकट लेकर के आए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत प्रसाद, जिनका कोई राजनीतिक महत्व ही नहीं है, राजनीतिक पहचान भी नहीं है, वो टिकट लेकर के आए, लेकिन विपक्ष के सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। आज मैंने कहा, आज व्यक्ति विशेष स्थानीय नेता के सापेक्ष वोटिंग नहीं हो रही है, पार्टी और निशान के सापेक्ष वोटिंग। और कोई भी नेता जाए 10-5 हजार वोट प्रभावित कर ले, लेकिन अगर कोई भाजपा का नेता आज की तारीख में निर्दल चुनाव लड़ ले तो 10,000 वोट पाना उसके लिए दूभर हो जाएगा। सपा का नेता अगर निर्दल चुनाव लड़ ले तो उसके लिए भी 10,000 वोट पाना दूभर हो जाएगा। ऐसी दशा में जो एक कटिबद्धता है वोटरों में और एक बायसनेस है, उसी के सापेक्ष हो जाएंगे। नेता स्थानीय स्तर पे उन्होंने नेताओं को शून्य कर रखा है, इसीलिए स्थानीय स्तर के नेताओं का विकास नहीं हो रहा है और नए नेता पैदा ही नहीं हो रहे हैं। लगातार हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर चंद्रभान पासवान इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो फैजाबाद के सबसे बड़े एससी के नेता हो जाएंगे और अवधेश प्रसाद को पीछे छोड़ देंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा अभी से कहना, अभी तो ये अपने आप को स्थापित कर ले। स्थापित करने के बाद 1-2 चुनाव और जीते और अनुसूचित तबके में जाकर के उनके भला करने का, उनके दुख सुख में शिरकत करने का, जिले स्तर पे अपना व्यक्तित्व को विस्तारित कर ले, जिले स्तर पे अपने आप को स्थापित कर ले। उसके बाद आज तो अभी तो इनका एक विधानसभा ही वो है कैलीवर है। उसके अलावा इनको दूसरे उसमें क्या कहते हैं विधानसभाओं में शायद एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, ये समय बताएगा। लास्ट सवाल हमारा आपसे कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी को आप ज्यादा मजबूत देख रहे हैं? देखिए, अगर सत्ता की ताकत, आर्थिक ताकत, बैकवर्ड, ओबीसी, एससी और क्या कहते हैं सवर्ण, जो तमाम तरह के हथकंडे अख्तियार किए जा रहे हैं और उन्होंने अगर सार्थकता पाई, वो उन्होंने ऐसे चीज़ों ने अगर अमली जामा पहना, तो हो सकता है कि ये परसेंटेज 60-40 का और 65-35 का हो जाए। लेकिन अगर कहीं कोई विघटन हुआ, वितरघात हुआ एक दूसरे के, समाजवादी पार्टी में वितरघात हुआ और क्या कहते हैं भाजपा में वितरघात हुआ, तो ये परसेंटेज बदल सकता है। लेकिन उपचुनाव हमेशा सत्ता के सापेक्ष हुए हैं और आज तक का जो इतिहास रहा है, कुछ चुनावों को छोड़ करके, लेकिन सत्ता के सापेक्ष ज़्यादा लोग पाते हैं। लिहाजा अगर सत्तात्मक शक्ति, अर्थ की शक्ति और क्या कहते हैं जातीय समीकरण, ओबीसी का झुकाव, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो जातीय समीकरण अगर बैठे तो वो किसके पक्ष में जाएगा? जिसके सापेक्ष अनुसूचित जाति का बहुतायत जाएगा, जिसके सापेक्ष ओबीसी जाएगा, उसकी जीत और बड़े मार्जिन से जीत सुनिश्चित होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम अभी तक बात कर रहे थे अरविंद सेन यादव जी से, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा में इनका स्थानीय घर है और यहाँ अच्छा खासा इनका वोट बैंक माना जाता है। और इनसे हमने मिल्कीपुर की जनता को लेके या मिल्कीपुर चुनाव को लेके हर मुद्दे पे बात पूछने का प्रयास किया कि कौन यहाँ से भारी है, किस मुद्दे पे